सभी को नमस्कार। अरावली पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो मैंने एक यूनिट के डाल रखे थे, कक्षा 12 की जो बुक चलती है भारत लोग एवं अर्थव्यवस्था, उसका जो प्रथम पार्ट था जनसंख्या वृद्धि घनत्व वितरण व जो टॉपिक थे उसके और संगठन, उस टॉपिक से संबंधित हम बहुत अच्छे से 3 या 4 वीडियो जो बने थे उसमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके थे। तो अब जो अगला पार्ट है इसका, वो अगला पार्ट है मानव बस्तियां। अब आप इसमें देखोगे अब मानव बस्तियां बोर्ड का जो सिलेबस है वो पिछला वाला ही उन्होंने ज्यों का त्यों दिया है। इस बार जो पहले पार्ट कटे हुए थे इसके बीच में जो प्रवास माइग्रेशन का पार्ट है, आप सिलेबस में देखोगे कक्षा 12 की इस किताब में, तो वो पार्ट कटा हुआ है। तो वो 2 पार्ट अपन छोड़ के और जो ये अगला पार्ट है सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। तो पहला पार्ट अपन ने कर दिया था जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि एवं संगठन का। उसके अलावा दूसरा पार्ट इसमें है मानव बस्तियां। मानव बस्तियां मीन्स ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट इसको अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके प्रकार ह्यूमन सेटलमेंट है क्या, ग्रामीण बस्तियां क्या है, शहरी बस्तियां क्या है, एवं इससे संबंधित कितने प्रकारों में बांटा गया उन पे अपन बात करेंगे। तो आज अपन इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके साथ ही एनसीईआरटी का जो चैप्टर वाइज है वो हाईलाइट करके रखा हुआ है। इसमें मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ इसको समझाता जाऊंगा। तो आप इसमें जो जो मेन मेन चीज़ है वो कॉपी में नोट डाउन कीजिए एवं इसके साथ ही इसमें आप बुक में भी कर सकते हो और उसको साथ में नोट्स भी बना सकते हो। अपन सबसे पहले देखते हैं इसमें मानव बस्तियां है क्या। मानव बस्तियां है क्या, मानव बस्तियां, ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट जैसा कि इसके शब्द से ही आप पता लगा पा रहे हो कि जहाँ पे मनुष्य रहते हो, कोई भी एकाकी या फिर बहुत सारे घर हो। जैसे कि आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, जैसे कि किसी भी जगह में कोई एक घर हो या फिर 2 घर हो, 4 घर हो, उन घरों में मनुष्य रहते हैं, उसके उसे क्या क्या गया है, ह्यूमन सेटलमेंट। अब ह्यूमन सेटलमेंट को मोटा मोटा अपन आगे इसमें देखें तो वैसे बुक की लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग भी अपन समझेंगे, लेकिन शॉर्ट में यदि आप इसमें देखें तो ह्यूमन सेटलमेंट नॉर्मल एक परिभाषा आपको ध्यान होनी चाहिए कि ह्यूमन सेटलमेंट है क्या, ताकि आप जहां से प्रश्न की शुरुआत हो, उत्तर की शुरुआत हो, उसके आगे आप लिख सके। इसके अलावा ह्यूमन सेटलमेंट को शुरू शुरू में ही पाठ के भाग में 2 भागों में बांटा गया है, ग्रामीण अधिवास या ग्रामीण बस्तियां और शहरी बस्तियां, ग्रामीण व शहरी बस्तियां। तो इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले बुक में दिया हुआ है मानव बस्तियां है क्या, इसकी परिभाषा देख लेंगे। जो मैंने अभी थोड़ा बताया उसे थोड़ा और बढ़ा के आप लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं वो देख लेंगे। उसके अलावा अपन इसमें देखेंगे इसके बाद में ग्रामीण बस्तियां और शहरी बस्तियां है क्या। ग्रामीण बस्तियां और शहरी बस्तियों में मूल अंतर क्या है इनमें दोनों में, उन अंतर को अपन देखेंगे। अंतर के बाद फिर अपन इसी टॉपिक को लेके बैठेंगे, ग्रामीण बस्तियां। अब ग्रामीण बस्तियों के प्रकार हैं, उन प्रकार को देखेंगे अपन। प्रकार इसमें बताए गए हैं, 4 प्रकार बताए गए हैं, 4 प्रकार को देखेंगे। और 4 प्रकार को देखने से पहले अपन ये देखेंगे कि ये जो प्रकार बने हैं इसके पीछे कौन से कारक उत्तरदायी हैं, कि ग्रामीण बस्तियां एक ही टाइप की क्यों नहीं है, इनके अलग अलग प्रकार क्यों बने हैं, उन प्रकार के पीछे कौन से कारक उत्तरदायी है वो देखेंगे। तो इन शॉर्ट में मानव बस्तियों की परिभाषा से अपन शुरुआत करते हुए इनके ग्रामीण बस्तियां और शहरी बस्तियां, इनमें मूलभूत अंतर है वो देखेंगे। फिर ग्रामीण बस्तियों के प्रकार है, उनके उत्तरदायी कारक क्या है वो देखेंगे। फिर इनके प्रकार 4 टाइप में दिए हुए हैं, गुच्छित बस्तियां, पल्ली बस्तियां, इस तरीके से 2 और है जो, तो वो देख के उनके अंतर क्या है, उनमें मूलभूत बातें क्या क्या है, वो बस्तियां कहाँ पे पाई जाती है वो अपन डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन किताब के इस पेज से, मानव बस्तियां। इसमें आप जैसे देख पा रहे हैं
इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है कि मानव बस्ती का अर्थ है किसी भी प्रकार तथा आकार के घर के संकुल जिसमें मनुष्य रहते हैं। कोई चाहे कोई भी आकार हो, और एक प्रकार का संकुल मतलब जहां पे 4 5 10 घर हो, एक तरीके से संकुल हो, इकट्ठे घर हो, उसको क्या कहते हैं? मानव बस्ती। इसके अलावा इसमें लिखा गया है कि उनके संसाधनों के आधार के रूप में आवंटनता सम्मिलित होते हैं। अब मानव बस्तियों को बांटने के पीछे एक मूलभूत कारण ये है कि वहां पे संसाधन किस टाइप का है, उसी आधार पर मानव बस्तियां वहां पे रहना स्टार्ट करेगी। जैसे जहां पे पानी की आवश्यकता बहुत कमी है, वहां पे पानी के सोर्स जहां पे भी होंगे, जैसे कि अपन रेगिस्तान के रूप में देखें तो जैसे कि मानिए कि ये कोई एरिया है, वहां पे पानी का क्या है? एक स्रोत है, आसपास का एरिया पूरा अकाल वाला है, तो अकाल वाला एरिया है तो वहां यहाँ पे लोग ज्यादा संकेंद्रित होंगे। आसपास के एरिया में लोग, आसपास के एरिया में जहाँ कमी होगी वो भी यहाँ पे आके इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। उसके पीछे कारण यही है कि जो संसाधन है उनका आकार यहाँ तक सीमित है, इसलिए यहाँ पे आने स्टार्ट होंगे। फिर उन्होंने इसमें बताया है आगे, जो इसमें आगे बताया है कि ग्रामीण तथा शहरी बस्तियों में अंतर क्या है। तो अंतर में लिखा हुआ है कि ग्रामीण बस्तियां होती है वो प्राथमिक क्रियाओं पर आधारित होती है, जबकि नगरीय बस्तियां कच्चे माल था, प्रक्रमण था, तैयार माल। एक बार मैं इनको जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा है, उसमें आपको अंडरलाइन करना है, बाकी साथ ही मैं समझाऊंगा इसको। तो प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से करती है, जबकि नगरीय बस्तियां कच्चे माल पर आधारित होती है तथा प्रक्रमण था, तैयार माल पर आधारित होती है। फिर इसने लिखा है कि ग्रामीण बस्तियां होती है वो खुद का जो संसाधन है या फिर शहरों से कुछ संसाधन पर निर्भर होती है, जबकि कच्चे माल पर निर्भर होती है, जबकि जो शहरी बस्तियां होती है वो द्वितीयक जो उनके स्रोत है या फिर तृतीयक सेवा चित्र, वीर निर्माणम सेवा चित्र पर निर्भर होती है। इसके अलावा इनमें जीवन का ढंग जटिल होता है, ये बताया गया है। संबंध, इसको अपन आप पढ़ोगे, एक बार रीड करोगे तो इसमें से जो बातें निकल के आएगी वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। ग्रामीण बस्तियां एवं शहरी बस्तियों में मूलभूत अंतर क्या है? ये छोटी होती है, सबसे पहले ये अंतर, छोटी बस्तियां होती है। इसके अलावा यदि अपने दूसरा लिखेंगे तो ये प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न, प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न, दूसरा पॉइंट ये हो गया। इसके अलावा अपन इसमें तीसरा पॉइंट देखें, तीसरा पॉइंट इसमें आएगा, ये वास्तव में इनकी एक बड़ी खासियत है कि यहाँ पे सामाजिक जो संबंध होते हैं वो प्रगाढ़ होते हैं, सामाजिक संबंध प्रगाढ़, और कम गतिशील, एक जगह स्थायित्व रूप में रहते हैं, ये कम गतिशील होते हैं। अब अपन शहरी बस्तियों में यही पॉइंट देखें तो शहरी बस्तियों में पॉइंट देखने को मिलेंगे आपको, ये बड़ी बस्तियां होगी या महानगर होंगे, और ये द्वितीयक क्रियाकलापों में संलग्न, द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में संलग्न, द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में, द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में संलग्न। इसके अलावा चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट इसमें अपन लिखेंगे, जीवन जटिल होता है इसमें, मतलब एक ही व्यक्ति कई जगह उलझा रहेगा, गांवों की जैसी स्थिति इसमें नहीं होती, जीवन जटिल होता है। एवं संबंध, जो सामाजिक संबंध होते हैं वो औपचारिक मात्र के होते हैं, सामाजिक संबंध औपचारिक, सामाजिक संबंध औपचारिक। ये जैसे कि अपन ने इसमें एक में 3 पॉइंट देखे हैं, इसमें ये देखे हैं। इसके अलावा यदि अपन इसमें देखें तो इसके अलावा जो इसमें लिख सकते हैं अपन, जीवन जटिल एवं सामाजिक संबंध इसमें प्रगाढ़ है। तो मेन जो देखने की इसमें चीज थी वो यही थी कि ग्रामीण बस्तियां और शहरी बस्तियां जो है, इसमें छोटी बस्तियां है, ये प्राथमिक क्रियाकलाप, प्राथमिक क्रियाकलाप मतलब आप 11th में भी आपने, नहीं तो 10th 9th 10th में देखा होगा कि प्राथमिक क्रियाकलाप
कलापों से मतलब है कि ये खेती बाड़ी वगैरह प्रकृति से सीधे जुड़े हुए हैं, बीच में भी निर्माण, उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह नहीं, प्रकृति से जो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं वो प्राथमिक क्रियाकलाप में आएंगे। तो प्राथमिक क्रियाकलापों में ग्रामीण बस्तियां होती है। द्वितीय क्रियाकलाप मतलब प्रकृति से जो वस्तुएं प्राप्त होती है उसमें थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन करके, जैसे कि अपन देखें लकड़ियां जो मिलती है वो प्रकृति से अपन मिलती है, यदि प्रकृति से प्राप्त लकड़ियों को फैक्ट्री में उसमें ऑल्ट्रेशन करके उसके पहिए बना दिए गए, फिर मेज बना दी गई, तो वो द्वितीय क्रियाकलाप में आएगा। फिर उसको सेल करना मतलब सेवा चित्र, वो किस में आ जाएगा, तृतीय। तो शहरों में जो बस्तियां होगी वो किस पे डिपेंड होगी, द्वितीय एवं तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न होगी। तथा जीवन सामाजिक संबंध एक मात्र फॉर्मेलिटी के होते हैं, सामाजिक संबंध औपचारिक मतलब फॉर्मेलिटी के, जैसे मान लीजिए रास्ते में कोई मिल गया, बुला लिया, कई सालों तक पास में पड़ोसी कौन होता है वो भी उनको ज्ञात नहीं होता है। तो इन बस्तियों, ग्रामीण एवं शहरी बस्तियों में मूलभूत अपन देखे जो अंतर, वो ये अंतर है जो कि अपन ने किस में से निकाले हैं, ये जो पहला पेज है एनसीईआरटी का, ये फर्स्ट पेज, इसमें यदि आप ये पढ़ोगे तो इसमें से यही चीजें निकल के आएगी जो मैंने अंडरलाइन की, आप एक बार देख सकते हो, ये सब वही है। ठीक है, अब अपन दूसरा पेज लेते हैं। इसमें दूसरे पेज में क्या है, अब आप इसमें देखिए ग्रामीण बस्तियों के प्रकार है, वो प्रकार बताए गए हैं। दूसरे पेज पे जो बताए गए हैं वो इनके प्रकार बताए गए हैं। अब प्रकार बताने के पहले इन्होंने ये बताया है कि प्रकार क्यों निर्मित हुए, अलग अलग टाइप की ग्रामीण बस्तियां क्यों निर्मित हुई है। क्योंकि ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां अपन ने देखी, अपन उसमें से एक अपन लेके चलते हैं, उस पर अध्ययन करेंगे ग्रामीण बस्तियां। तो ग्रामीण बस्तियों प्रकार है वो क्यों निर्मित हुए, तो उसने बताया कि ग्रामीण बस्तियों के प्रकार निर्मित होने के पीछे, डिवाइड करने के पीछे उन्होंने दो कारण इसमें बताए। एक तो उसका क्षेत्र कहां तक फैला हुआ है, क्षेत्र का फैलाव, और अंतर्वास दूरी। मतलब क्षेत्र का फैलाव मतलब जैसे कि ये घर बने हुए हैं, ये कितनी बड़ी बस्ती है, कहाँ तक फैली हुई है। पहला ये, यदि बड़ी बस्ती होगी तो उसको अलग नाम दिया जाएगा, छोटी बस्ती होगी तो अलग नाम दिया जाएगा। और उनके घरों के बीच में अंतर कितना है, यदि एक घर यहाँ पे 1 किलोमीटर की दूसरी जगह या फिर बिल्कुल पास पास घर है, तो इन दो जो पॉइंट है इनके आधार पर इन्होंने डिवाइडेशन किया है कि बस्तियों के प्रकार कितने टाइप के हैं। अब इसके आगे अपन देखें कि अनेक प्रकार के ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए अनेक प्रकार की दशाएं उत्तरदायी है। ग्रामीण बस्तियां हैं वो अलग अलग टाइप में क्यों बसी है, उसके पीछे कौन से कारक उत्तरदायी है, उसमें अपन ये देखें तो आप देख सकते हो। इसमें पहला लक्षण है भौतिक लक्षण, भौतिक लक्षण। दूसरा लक्षण है सांस्कृतिक एवं मानव जातीय लक्षण। कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ये वीडियो है। कंपटीशन के हिसाब से अपन देखें तो केवल ऑब्जेक्टिव टाइप में वही प्रश्न आते हैं जो बहुत इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि पल्ली बस्तियां हैं उनको अलग अलग एरिया में क्या कहा गया है, जो कि अपन आगे देखेंगे। बाकी बोर्ड एग्जाम के हिसाब से एक अच्छा उत्तर कैसे लिखना है तो उसमें अपन को सब चीजें लगभग देखनी पड़ेगी। तो आप इसमें ये देखिए भौतिक लक्षण, सांस्कृतिक एवं मानव जातीय कारक। इसके अलावा अपन तीसरा पॉइंट इसमें देखें तो दिखा हुआ है सुरक्षा संबंधी कारक। तो पहला पॉइंट अपन इसमें देखिए, पहला पॉइंट लिखा हुआ है भौतिक लक्षण एवं सांस्कृतिक। भौतिक लक्षण, भौतिक लक्षण के अंदर इसने लिखा है कि ऊंचाई, जलवायु तथा जल की उपलब्धता। जो शुरू में मैंने जैसे कि बताया है कि कितनी ऊंचाई पे कोई जगह स्थित है तो वहां पे बस्तियां उस तरीके से निर्मित होगी। जैसे कि पहाड़ों में बस्तियां होती है तो एक जैसी समतल भूमि नहीं होने के कारण 4 बस्तियां किसी एक जगह पे होगी। जैसे कि पहाड़ का ढलान अपन देखें, जैसे कि ये पहाड़ वाला कोई एरिया है तो 2-4 बस्तियां इधर ढलान पे होगी, 2-4 इधर होगी, 2 नीचे होगी, ऐसे। तो वो बिखरी हुई किस कारण है, क्योंकि यहाँ का उच्चावास एल्टीट्यूड अलग अलग टाइप का है, कहीं पे हाइट ज्यादा है, कहीं पे कम है, तो वो मेन चीज होगी। इसके अलावा एक बताया है कि जल की उपलब्धता, जहाँ पे जल स्रोत कम मात्रा में है तो वहां पे एक जल स्रोत होगा। जैसे कि रेगिस्तान में मान लीजिए कि एक कहीं पट्टी है
वहां पे पानी ज्यादा मात्रा में है, तो सब लोग आसपास के लोग उसके आसपास सब जमीनें लेकर वहीं सेटल होना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जल है वो मेन रोल अदा करेगा उनको पास बुलाने के लिए। उस तरीके से दूसरा पॉइंट है सांस्कृतिकता, मानव जातीय कारक। व्यक्ति अपनी जाति का जो चित्र होता है, मानव जातीय सेम रेस वाले लोग, सेम नस्ल वाले लोग, वो एक जगह रहना पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से मेन मानव जातीय कारक है वो भी डिपेंड करता है। और तीसरा इसमें है सुरक्षा संबंधी कारक। कोई ऊपर टीले पे मकान लेना, किसी कबीले या जनजाति समुदाय का किसी एक जगह पहाड़ों में रहना, ये दर्शाता है कि वो सुरक्षा के तरीके से भी उचित होना चाहिए। जैसे कोई बड़ा भूभाग होगा तो वो ऊपर वाले भूभाग पे अपना मकान बनाएंगे, नीचे की तरफ नहीं रहेंगे। या फिर नदी के किनारा या फिर कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे उनको असुरक्षा हो, या फिर बाढ़ के टाइम में भी असुरक्षा हो, तो वो ऐसी जगह पर रहने प्रेफर नहीं करके किसी दूसरी जगह रहेंगे, तो बस्तियों के आकार में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। तो कोई भी बस्तियां बसेगी वो इन 3 लक्षण मेन है, भौतिक कारक, वहां की जलवायु वगैरह चेक करके फिर देख के वो लोग रहना वहां पे स्टार्ट करेंगे। सांस्कृतिक या मानव जातीय कारक, उनकी अपनी तरह के लोग वहां कितने रह रहे हैं वो देखेंगे। और सुरक्षा संबंधी, क्योंकि सुरक्षा भी मनुष्य की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, ऐसे अपन गिने तो वो है। तो ये कारक देखकर ही बस्तियों को प्रकारों में बांटा गया है। अब प्रकारों में बांटा गया है, इसमें से सबसे पहले जो ली गई है बस्तियों को प्रकारों में बांटा गया, इसमें अपन देखें एक बार प्रकारों के केवल नाम में बोल देता हूं। इसमें पहला प्रकार है गुच्छित या क्लस्टर्ड सेटलमेंट। इसके लिए हिंदी में इसमें एनसीईआरटी में कई सारे शब्द दे रखे हैं, जैसे कि आप इसमें देखोगे तो गुच्छित, संकुलित या आकेंद्रित, ये शब्द दिए गए हैं। तो आप इसकी बजाय, मेरा ये मानना है कि आप इसमें से यदि गुच्छित बस्तियां है तो उसमें से केवल एक शब्द देखें, इंग्लिश में जो दिखा लिया हुआ है, इंग्लिश में जो लिखा हुआ है इसके लिए क्लस्टर्ड सेटलमेंट मतलब गुच्छित बस्तियां। तो गुच्छित बस्तियां मतलब क्लस्टर्ड सेटलमेंट। और बाकी जो शब्द है संकुलित, आकेंद्रित, संकुलित मतलब एक साथ इकट्ठा होना। तो इसमें जो इसकी बस्तियों को बांटा गया है, पहला गुच्छित, दूसरा अर्धगुच्छित, तीसरा पल्लीकृत और चौथा परिक्षिप्त मतलब डिस्पर्स्ड। अब जो गुच्छित हर एक जो 4 प्रकार है उनमें से अपन ये देखेंगे कि प्रत्येक टाइप के कौन कौन सी विशेषता है। वो विशेषता है कि आपको 4 पॉइंट केवल याद करने हैं और उत्तर अपना आगे बना, जब एग्जाम में आएगा तो उस हिसाब से बनाना है। उसमें अपन पहला देखे गुच्छित बस्तियां या क्लस्टर्ड सेटलमेंट। तो गुच्छित बस्तियों में इसने लिखा है गुच्छित बस्तियां घरों का एक संहत या संकुलित रूप होता है। मतलब गुच्छित बस्तियों में घर क्या होते हैं, पास पास। फिर इसने लिखा है कि सामान्यतः यह क्षेत्र स्पष्ट तथा चारों ओर फैले खेत खलिहानों से पृथक होता है, ज्यामिति प्रतिरूप होते हैं। इसमें ऐसी बस्तियां उपजाऊ जलोढ़ मैदान तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाई जाती है और कई बार सुरक्षा के कारणों से भी संहत गांव में रहते हैं, जैसे मध्य भारत का बुंदेलखंड था, नागालैंड। और देखा है कि पानी के उपलब्ध जन संसाधन कम होने के कारण राजस्थान में भी गुच्छित बस्तियां दिखती है। तो गुच्छित बस्तियों में जो अपन मेन पॉइंट लिखे तो इसमें लिखा हुआ है संहत रूप, इसका क्या होता है, गुच्छित बस्तियों के जैसे 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। तो इसमें से मैं 4 पॉइंट निकाल रहा हूँ, उस हिसाब से आप गुच्छित बस्तियां हेडिंग लगा के नीचे उसको लैंग्वेज रूप में लिख सकते हो। इसका पहला पॉइंट लिखोगे ये बस्तियां संहत रूप में होती है, संहत रूप या संकुलित रूप में होती है। ये बस्तियां संहत या संकुलित रूप में होती है। इसमें दूसरा पॉइंट लिखोगे इसका चित्र स्पष्ट जो कि खेत खलिहान व चारागाहों से पृथक, खलिहान एवं चारागाहों से पृथक होता है। दूसरा पॉइंट ये लिख लिया, ये मैं समझा रहा हूं, एक बार आप रुकिए। इसके अलावा इसमें ज्यामितीय रूप भी दिखते हैं, तीसरा पॉइंट, चौथा इसमें लिखे सुरक्षा कारणों से भी निर्मित, इसमें एग्जाम्पल इसमें दिए हैं बुंदेलखंड व नागालैंड। फिर 5वां पॉइंट अपन इसमें लिखेंगे, एग्जाम्पल रूप में ही भले ही आप लिख सकते हो, अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अलग से आप इसमें लिख लो क्योंकि ये सुरक्षा का है।
अलग से लिखे तो जल की उपलब्धता के कारण, जल की कम उपलब्धता के कारण, उपलब्धता से राजस्थान में दिखाई देती है। किधर? राजस्थान में। अब इस पॉइंट्स को, तो ये जो 5 पॉइंट है इनको अपन अच्छे तरीके से देखें तो पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है, मैं बात कर रहा हूं इसमें कौन सी बस्ती की? बस्ती के कौन से प्रकार की? CLUSTERED, क्लस्टर्ड सेटलमेंट, मतलब गुच्छित बस्तियां। गुच्छित बस्तियां, गुच्छित मतलब इसके शब्द से ही यदि आप देखें, गुच्छित मतलब गुच्छा जो एक साथ साथ में है, तो उसको अपन देखेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा है संहत या संकुलित रूप, मतलब ये बस्तियां क्या होती है? पास पास होती है। इसमें एक दूसरा पॉइंट लिखा है कि इसका चित्र होता है वो फिक्स, मतलब अलग किया हुआ, स्पष्ट आपको दिखाई देगा कि बस्ती का चित्र यहाँ तक है, ऐसे नहीं कि उसके बाहर कोई बस्ती होगी। जैसे खेत खलियानों में कोई लोग नहीं रहेंगे, बिल्कुल सब होगी तो बस्तियां ही बस्तियां होगी। ऐसे नहीं कि बस्तियों के बीच में खेत वगैरह आ जाए, वो नहीं होंगे। इनसे इनका एरिया क्या होगा? अलग होगा। और कई बार इन बस्तियों में ज्यामिति प्रतिरूप भी दिखते हैं। ज्यामिति प्रतिरूप को अपन समझें, जैसे कि बस्तियों के बीच की गलियां होगी तो ऐसे एक दूसरे को काटेगी, ये हो सकता है। या फिर किसी तालाब के किनारे हो तो ऐसे अलग अलग रूप में गली आके तालाब तक मिल सकती है। तो ये ज्यामिति प्रतिरूप, या फिर आयताकार रूप में कोई घर बने हुए हो तो वो एक प्रतिरूप अलग तरीके का दिख सकता है, वर्ताकार दिख सकता है, तो वो इसमें दिखाई देगा। और सुरक्षा के कारणों से भी ये निर्मित होती है, क्योंकि सुरक्षा के लिए लोग चाहते हैं कि बाकी मनुष्यों के साथ में मनुष्य मिलकर रहे, तो उसके लिए पास पास रहने के कारण ये गुच्छित बस्तियां एक साथ रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उसके उदाहरण इन्होंने बताया बुंदेलखंड चित्र एवं नागालैंड। बुंदेलखंड मतलब मध्य प्रदेश, इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड का भाग है वो, और नागालैंड। और एक चीज मैंने पहले शुरू में वीडियो में बताई थी, जैसे कि पानी की कमी होगी तो लोग वहां आना पसंद करेंगे जहाँ पे पानी का बेल्ट है, तो पानी के बेल्ट के आगे बस्तियां गुच्छित हो जाएगी, तो वो गुच्छित बस्तियों के उदाहरण बन रहे हैं। किसके कारण? जल की कम उपलब्धता के कारण। तो एक पॉइंट ये अपन ने अच्छे से देख लिया, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए जो पॉइंट लिखे है वो, एवं ये वाला पार्ट, ये गुच्छित बस्तियां मैंने करवाया है। अब अगला अपन इसमें देखेंगे अर्धगुच्छित बस्तियां, सेमी क्लस्टर्ड। अब नेक्स्ट अपन इसमें देखेंगे अर्धगुच्छित या सेमी क्लस्टर्ड। अर्धगुच्छित या सेमी क्लस्टर्ड अर्धगुच्छित या सेमी क्लस्टर्ड में इसमें दिखाया गया है कि अर्धगुच्छित जो बस्तियां हैं वो बड़ी गुच्छित बस्तियां हैं, उनके विखंडन, उनके टूट जाने के कारण। जैसे कि मानिए ये कोई बड़ी बस्ती है जिसमें घर पास पास है, सड़कें भी है, ज्यामिति प्रतिरूप में घर बने हुए हैं, व्यवस्थित एकदम बना हुआ है, इसके टूट जाने के कारण, इसके बढ़ जाने के कारण ये बस्तियां उत्पन्न होती है। और इसमें जैसे अपन पहला पॉइंट जो लिखे तो ये लिखेंगे गुच्छित बस्तियों के विखंडन से उत्पन्न, गुच्छित बस्तियों के विखंडन से उत्पन्न, गुच्छित बस्तियों के विखंडन से उत्पन्न कौन? अर्धगुच्छित या सेमी क्लस्टर्ड बस्तियां। फिर इसमें यह बताया गया है गुच्छित बस्तियों के विखंडन से उत्पन्न होगी, जैसे कि पुराने टाइम में भी, चाहे आप सिंधु घाटी सभ्यता की जो इमारतें रखें या फिर जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा वगैरह वो सभ्यता के स्थल थे, उसमें यह था कि जो शासक वर्ग था, शासक प्लस अन्य प्रमुख वर्ग, शासक एवं अन्य प्रमुख वर्ग, अन्य प्रमुख वर्ग वो थे, वो रहते थे बस्ती के केंद्रीय भाग में, बस्ती का केंद्रीय भाग। और निचला तबका था वो रहता था बाहरी भाग। बाहरी भाग, जैसे कि कोई बस्ती है, उस बस्ती में ऊपर वाला जो भाग होगा, यहाँ पे मुख्य वर्ग, जैसे जो कि व्यक्ति व्यापार से जुड़े हुए हो या फिर कुलीन परिवार से हो, अपर कास्ट से जिनका शासन चलता था, वो ऊपर की तरफ रहेंगे, किसी ऊपर ऊपर उठे हुए भाग की तरफ।
और उसके साइड में रहेंगे वो रहेंगे निचला तबका, ठीक है, वो बाहरी भाग में रहेगा। तो वास्तव में देखें तो यहाँ पे सब घर एक साथ में नहीं है, दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक जो केंद्रीय भाग है वहां पे महत्वपूर्ण शासक, जमींदार या प्रमुख वर्ग के लोग रहते हैं, और दूसरा निचला तबका जो कि बाहरी भाग में रहता है। तो ये दो भागों में बट गया। तो दो भागों में बटने के कारण ही गुच्छित क्या हो गया, अर्ध गुच्छित आधा। इसे सेमी क्लस्टर्ड कहा गया है। तो इसके 2 पॉइंट ये मेन पॉइंट है, ये आप ध्यान रखिए कि अर्ध गुच्छित में क्या है। एक बार आप ये देख लीजिए। अब अपन अगला पॉइंट इसमें देखेंगे, क्लस्टर्ड और सेमी क्लस्टर्ड अपन ने देख लिया। सेमी क्लस्टर्ड के बाद में अपन देखते हैं पल्ली बस्तियां या हेमलेट। पल्ली बस्तियां, पल्ली बस्तियां या हेमलेटेड सेटलमेंट। पल्ली बस्तियां हेमलेटेड सेटलमेंट। आपको मैंने पहले भी बोला है कि आप जो अंग्रेजी वाले ये दे रखी है शब्द, ये बहुत अच्छे से देखिए ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो 2-4 नाम दे रखी है, अर्धगुच्छित का विखंडित भी दे रखा है। तो जिसको हिंदी, बाकी हिंदी में है वो तो समझ ही पाएंगे, बाकी कोई ऐसे देख रहा हो जो 12th बोर्ड के हिसाब से नहीं देख रहा किसी अन्य कारण से, तो आप दोनों बाईलैंग्वेज में देखें तो बहुत ही बेटर होगा। तो जो पल्ली बस्तियां है उसे अंग्रेजी में कहते हैं हेमलेटेड सेटलमेंट। तो उसमें मेन चीज है जो वो उसकी ये है, यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हो किताब में नीचे ही नीचे, कि ये बस्तियां भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक होकर अनेक इकाइयों में बट जाती है तो सबका नाम एक होता है। जैसे कि कोई पहाड़ी इलाका हो, कोई ऐसा एरिया जो प्राकृतिक रूप से भी विखंडित हो, प्राकृतिक रूप से या भौतिक रूप से विखंडित हो, तो वहां पे एक जैसे सेटलमेंट, जैसे कि अपन देखें मैदानी भागों में तो जो बस्तियों का प्रकार है अपने गुच्छित वाला, क्योंकि एक साथ में कई सारे घर होंगे तो मैदान है, तो वहां पे घर बनाना भी संभव है, उनका रहना भी संभव है। लेकिन यदि जो पहाड़ों वाला एरिया है, पहाड़ों वाले एरिया में इतना सारा एक साथ सेटलमेंट नहीं हो सकता, तो 2-4 घर किसी एक जगह होंगे, 2-4 घर किसी एक जगह होंगे, तो इन्हीं बस्तियों को पल्ली बस्तियां कहा गया है, हेमलेटेड सेटलमेंट। लेकिन प्राकृतिक रूप से विखंडित जगह होगी, इसमें बस्तियां कई भागों में विखंडित, लेकिन नाम एक ही रहेगा, बस्तियां कई भागों में विखंडित लेकिन नाम एक। जैसे 4 घर किसी पहाड़ की एक तरफ है, 4 घर दूसरे तरफ है, लेकिन वो पूरा चारों बस्तियों का अलग अलग जगह होगा, लेकिन उनका बस्तियों का नाम क्या होगा, एक होगा। ऐसी बस्तियों को क्या कहा जाता है, पल्ली। अब ये बस्तियां क्यों होगी, क्योंकि प्राकृतिक रूप से सपाट जगह नहीं है, एक जैसी जगह नहीं है, वो जगह भी प्राकृतिक रूप से विखंडित जगह है। बस्तियां कई भागों में विखंडित लेकिन इनका नाम एक होगा, पहली चीज अपन ने ये देखी। इसके अलावा इनके जो ऑप्शन में जो आएंगे ऑब्जेक्टिव, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पाना, पाड़ा, पाली, नंगला और डानी। तो इसे पाना, पाड़ा, पाना, पाड़ा, पाली, नगला एवं डाणी। डाणी से आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे, जैसे कि 4 घर है, वो दूर दूर जगह फैले हुए हैं, अलग अलग जगह, तो उन सब को घरों को मिला के एक डाणी का नाम दिया जाता है, वो जो राजस्थानी भाषा का शब्द है। तो अलग अलग जगह इसको अलग अलग कहा जाता है, कई जगह इनको स्थानीय स्तर पर पान्ना कहा जाता है, पाड़ा, पाली, नंगला और डाणी, ये याद रखना आप। और ऐसी जगह पाई कहाँ पे जाती है, उसमें लिखा हुआ है ऐसे गांव मध्य एवं निम्न गंगा का मैदान। इसमें अपन लिखे मध्य एवं निम्न गंगा मैदान, मध्य एवं निम्न गंगा का मैदान, गंगा मैदान। इसके अलावा देखा गया है इसमें छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और हिमालय का निचला भाग, हिमालय का निचला भाग। तो मेन चीज पल्ली और हेमलेटेड सेटलमेंट है। उनकी मेन चीज यही थी कि प्राकृतिक रूप से विखंडित जगह होती है, एक जगह सेटलमेंट नहीं हो सकते, तो कई भागों में बटे होते हैं घर, उन बटे हुए भागों को नाम एक होता है उनका बस्तियों का, तो इसे विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। वो नाम अपन ने यहाँ पे लिखे हैं, पान्ना, पाड़ा,
पन्ना, पाड़ा, पाली, नंगला और रानी। और ये कहाँ पाई जाती है, ये लोकेशन अपन ने लिख लिया। अब अगला पेज अपन इसमें देखें, अगला पेज जो है उसमें पॉइंट है, एक बस्तियों का प्रकार है परिक्षिप्त बस्तियां, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। परिक्षिप्त या परिक्षिप्त DISPERSED, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। अब परिक्षिप्त बस्तियां, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट क्या होता है? भारत में परिक्षिप्त या एकाकी बस्तियां सुदूर जंगलों में एकाकी झोपड़ियों या कुछ झोपड़ियों की पल्ली था पहाड़ों पर चारागांव के रूप में पड़ती है। फिर इसका चरम विक्षेपण प्राय भूभाग निवास योग्य चित्रों के आधारों की अत्यधिक विखंडित प्रकृति के कारण होता है। अब परिक्षिप्त बस्तियां ये बहुत दूर दूर होती है। उनका नाम क्या था? जैसे कि अपन ने पल्ली बस्तियां देखी, उनमें पल्ली बस्तियों में अंतर ये था कि जैसे कि 4 घर किसी जगह, 4 घर किसी जगह, लेकिन उनका मिलाकर नाम एक होता था। लेकिन यहाँ पे नाम वगैरह से कोई मतलब नहीं है, ये बहुत जंगलों में, सुदूर जंगलों में यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही डीप सुदूर जंगलों में, मतलब जिनका मानव, जहाँ पे मेन स्ट्रीम के लोग रहते हैं, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं होता है। तो सुदूर जंगलों में, सुदूर जंगलों में कुछ झोपड़ियों की पल्ली, कुछ झोपड़ियों की पल्ली, इन्हें परिक्षिप्त बस्तियां कहा जाए। तो परिक्षिप्त बस्तियां हैं, वो परिक्षिप्त बस्तियां हैं, उसमें सुदूर जंगल होते हैं, बहुत ही घने जंगल होते हैं, उसमें 4 घर किसी जगह होंगे, 2-4 घर किसी जगह होंगे, उनके नाम का भी आपस में कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बहुत दूर दूर होते हैं। तो सुदूर जंगलों में कुछ झोपड़ियों की एक साथ में पल्ली होती है। पल्ली पन्ने क्या होता है वो पिछले मतलब में देखा है, जिसमें लिखा था कि पल्ली बस्तियां, तो पल्ली होती है, उनको ही क्या कहा जाता है? परिक्षिप्त। लेकिन वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, जिस प्रकार से पल्ली बस्तियां जुड़ी हुई होती है उनका नाम एक होता है। अब इसके उदाहरण है वो आप देखिए, मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल तथा केरल। तो परिक्षिप्त बस्तियां मतलब डिस्पर्स्ड, एक जगह बिखरी हुई बस्तियां होती है, वो कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, उत्तराखंड हो गया और केरल। तो आप इनकी लोकेशन और इनकी मेन विशेषता, तो इसमें अपन ने मेन चीज क्या देखी है कि सबसे पहले जो मानव बस्तियां है, मानव बस्तियां होती क्या है, ग्रामीण एवं शहरी मानव बस्तियां अपन ने देखी। ग्रामीण बस्तियों और शहरी मानव बस्तियों में जो अंतर था वो अपन ने देखा कि क्या अंतर है। उसके अलावा उनके प्रकारों में देखने से पूर्व अपन ने ये देखा कि उनके प्रकार बने हैं, उनके पीछे उत्तरदायी कारक क्या है, जैसे कि भौतिक कारक अपन ने देखा, मानव जातीय एवं सामाजिक कारण देखा, और अगला अपन ने सुरक्षा संबंधी देखा था। उसके बाद अपन ने ग्रामीण बस्तियों को 4 भागों में बांटा, गुच्छित मतलब क्लस्टर्ड सेटलमेंट, अर्धगुच्छित मतलब सेमी क्लस्टर्ड, उसके बाद अपन ने देखा है पल्ली बस्तियां मतलब एमलेटेड सेटलमेंट, उसके बाद चौथा अपन ने देखा है परिक्षिप्त या डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। तो इन चारों बस्तियों के बारे में 2-2, 4-4 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो आप याद कीजिए, ताकि बहुत अच्छे से आप आंसर लिख सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में अपन आगे इसमें देखेंगे कि नगरों के, जो शहरी नगरों के प्रकार है, जिसमें प्रागैतिहासिक काल से विभिन्न शहरों का विकास हुआ है, तो उन विकास में अपन देखेंगे कि कैसे प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर तथा आधुनिक नगरों को बांटा गया है, उसमें कौन कौन से नगर आते हैं, उस पर अपन ध्यान से देखेंगे। तो आप ये वीडियो एक बार अच्छे से देखिए। इसमें यदि कोई आपके समस्या है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, उसका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।